गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ पूनम यादव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भूगोलशाला में। तो आज की क्लास एक वर्तमान चर्चित विषय पर रहेगी जिसका नाम है सुंदरवन। सैम एक्वाकल्चर मॉडल सर्वश्रेष्ठ बना है, एफएओ के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। तो जानिए इसका क्या महत्व है, सुंदरवन कहां कहां पर मौजूद है, सुंदरवन के जैसे ही और मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, और ये जो सैम पहल चलाई गई है इसका क्या औचित्य बनता है, कैसे ये अस्तित्व में आई है, एफएओ के द्वारा ही इसको मान्यता प्राप्त क्यों हुई है, और पर्टिकुलर जो 16 अक्टूबर 2025 का डे डिसाइड हुआ है वो क्यों हुआ है। ओके, तो इस पर हम आज एक विषय पर चर्चा कर लेंगे। तो एफएओ, जिसके बारे में आप सभी को पता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है। एक पहल चलाई गई है सैम, उसके थ्रू सुंदरवन को रिजर्व करने के लिए संरक्षित किया जाना सुनिश्चित हुआ है, उसके लिए पहल चली है जिसका नाम है सैम। ओके, अब सुंदरवन के बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत जानते हो तो सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। ये ऑलरेडी मैंग्रोव वनस्पति है। मैंग्रोव वनस्पति जो कि खारे जल को सहन करने की क्षमता रखती है। इट मीन्स की जो लवणीय लहरें हैं, लवणीय खारा पानी है जो ओशियंस का आता है, उसको भी झेल जाती है ये वनस्पति, और इनकी रूट्स हैं वो बाहर की ओर निकली होती हैं, जो कई पहलू हैं जिनसे वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये श्वास लेने के लिए बाहर निकली होती है, मानो ऐसा लगता है कि एक रूट है वो दूसरी रूट से मिली हुई होती है। सो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाती हैं, इसके लिए एक इस प्रकार से चेन सिस्टम बनाती है जो ओशन से आने वाले साइक्लोन है उनसे रक्षा करती है, कोस्ट को बिगड़ने नहीं देती हैं, तट को सुरक्षित रखती हैं। इस तरीके से काफी इसके पहलू हैं जिनसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको संरक्षित किया गया है। सैम पहल के एक्वाकल्चर मॉडल के साथ में इसको मर्ज किया गया है। क्लियर? जो कि सुंदरवन के बारे में आपको पता हो तो सुंदरवन ऑलरेडी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। रामसर साइट भी है, रामसर साइट है, वेटलैंड है। ठीक है, रामसर साइट का मीन होता है वेटलैंड, जो कि दलदली भूमि है, जो कि आर्द्र भूमि है, जो बहुत सारे जो जू हैं, जीव हैं, उनको पोषित करते हैं और इसी के साथ में वेजिटेशन को भी पोषित करते हैं। रामसर साइट में नामित है और साथ में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति है। वनस्पति किसको कहते हैं? वेजिटेशन जो कि विदाउट एनी हेल्प, जो कि कृत्रिम तरीके से उसको कोई हेल्प नहीं मिलती है और नेचुरली ग्रो करती है, वो वेजिटेशन कहलाती है। और अगर वो खारे पानी के अंदर ग्रो करती है, वेटलैंड के अंदर ग्रो करती है, तो उसको मैंग्रोव बोला जाता है। और ये सुंदरवन है वो मैंग्रोव वनस्पति का एग्जाम्पल है। चलिए इसी के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। सुंदरवन एक्वाकल्चर मॉडल विन एफएओ ग्लोबल रिकग्निशन। क्या है इसमें कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो नामित है सुंदरवन, वही एक्वाकल्चर मॉडल के साथ में मर्ज किया गया है। एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर समुद्री खेती के साथ में इसको मर्ज कर दिया गया है, जिसमें केकड़ा, झींगा पालन, इन सभी को मैंग्रोव वनस्पति के साथ में उनको संरक्षित किए जाने पर यहाँ पर घोषित हुआ है, यहाँ पर नामित हुआ है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि सुंदरवन एक्वाकल्चर मॉडल विन एफएओ ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो ये वाला है जो कि मैंग्रोव वनस्पति जो किनारे पर कोस्टल एरिया के साथ में ही जो समुद्री खेती है उसके साथ में उसको जोड़ दिया है। मींस ये इकोसिस्टम बिल्डअप होता है, समुद्री पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी दोनों को एक साथ में बना दिया गया है। जिससे क्या होता है, देखो, इकोसिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जीव और अजीव और जैव, अजैव और ऊर्जा घटक जो कि आपस में इंटर रिलेट होकर के रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, इसी को इकोसिस्टम बोला जाता है। तो जो एक्वाकल्चर को जोड़ा गया है किसके साथ में? सुंदरवन को।
क्लियर? इसी से सैम पहल आई है। सैम पहल के बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज आर्टिकल। अब जो ये न्यूज आर्टिकल है वो क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन मीन्स FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सुंदरवन में विकसित सैम पहल की फुल फॉर्म क्या है? आप सबसे पहले यही नोट कीजिए कि सैम की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा के अंदर यही पूछा जाएगा कि सैम की फुल फॉर्म क्या है। तो सैम की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। जो मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है उसके अंदर समुद्री खेती है, वो किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है। इस मॉडल को वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। जो किसने प्रदान की है? FAO ने की है। ग्लोबल टेक्निक रिकॉग्निशन प्रदान की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखो, ये मॉडल नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, ठीक है, द्वारा विकसित किया गया। ये मॉडल बनाया गया है कि किस तरीके से उसको संरक्षित किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। वो मॉडल प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? न्यूज के द्वारा, NEWS। अब ये NEWS नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं है, ये कौन सा है? नेचर, N फॉर नेचर, ठीक है, E फॉर एनवायरमेंट एंड W फॉर वाइल्ड लाइफ एंड S फॉर सोसाइटी। क्लियर? तो NEWS का मीन समझ में आया? नेचर, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के द्वारा ये मॉडल प्रेजेंट किया गया, और जिसका उद्देश्य क्या रहा है? मैंग्रोव वनस्पति को, जो खारे जल को सहन कर सकती है और अपनी ग्रोथ फिर भी कंटिन्यू रखती है, ऐसे वन मैंग्रोव वन कहलाते हैं। इसका इकोसिस्टम बिल्डअप करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए टिकाऊ मत्स्य पालन, अब ये मत्स्य पालन ही एक्वाकल्चर है। केकड़ा पालन, घेगा पालन, मत्स्य पालन, झींगा पालन, है ना, ये सभी क्या है? एक्वाकल्चर है। मैंग्रोव को हम संरक्षित करें, साथ में ही समुद्र की खेती को भी संरक्षित करें, ऐसा मॉडल प्रेजेंट हुआ है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, यह सम्मान कब मिला सुंदरवन को? तो 15 अक्टूबर 2025 को FAO की 80वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुए 80 साल हो चुके थे 15 अक्टूबर 2025 को। तो इस दिन ये अवसर पर ये सम्मान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड फूड फोरम, WFF, वर्ल्ड फूड फोरम के अवसर पर रोम, इटली में ऐसा सम्मान प्रदान किया गया। रोम, इटली में ये सम्मान वर्ल्ड फूड फोरम के द्वारा प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज द सेम इनिशिएटिव। सैम इनिशिएटिव क्या है? अब देखो, सैम की फुल फॉर्म आपको पता है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल सतत एक्वाकल्चर, समुद्री कृषि इन मैंग्रोव मीन्स लाइक सुंदरवन, ठीक है। मैंग्रोव इकोसिस्टम के अंदर आप समुद्री खेती को किस प्रकार से, सतत समुद्री कृषि को एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेट कर पाए हैं। तो उद्देश्य क्या रहा? मैंग्रोव क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाए हुए झींगा पालन, जो कि श्रिम्प फार्मिंग है, झींगा जीवों की उत्पादन के ऊपर टिकाऊ और लाभकारी बनाना है, जिससे कि वहां पर जो लोकल है उनकी इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, उनकी आय है उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो यह लाइवहुड मॉडल है, इसको लाइवहुड मॉडल बोला जाता है। इस सैम का क्या क्या विशेषताएं हैं? क्योंकि ये बहु साझेदारी मॉडल है, बहुहितकारी मॉडल है, जिसमें मल्टीपर्पज कवर होने वाले हैं। मल्टीपर्पज कैसे कवर होंगे कि भी एक तो इनको कंजर्वेशन मिलेगा, दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। तो बहुहितकारी ये प्रपोजल है वो था, तो इसी सैम पहल के ऊपर एक्सरसाइज किया गया और इसमें लास्टली इसको सम्मान भी मिला है, ठीक है। तो जलीय कृषि भी की जाए, इससे क्लाइमेट चेंज में भी महत्व होगा। तो इसकी मुख्य विशेषता है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है। सैम जो पहल है वो एक MSP है, ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, जिसमें किसानों को भी फायदा होगा,
जिसमें ग्रुप्स को भी फायदा होगा, समुदायों को भी फायदा होगा, इससे वैज्ञानिक संस्थानों को भी फायदा होगा, पर्यावरण संगठन मिलकर इसमें कार्य करेंगे, क्योंकि उन सभी को आउटपुट्स है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? अभी थोड़ा सा हमने हल्का हल्का डिस्कस किया था ना कि झींगा पालन एक्वाकल्चर के लिए मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, एमएसपी है, जिसमें कि किसानों को भी, जो कि एक्वाकल्चर के लिए वहां के जो लोकल जो किसान हैं उनको आय होगी, समुदाय को उससे फायदा होगा, उसमें समुदाय, उसमें किसान भी वर्क करेंगे, समुदाय भी वर्क करेंगे, और यहाँ पर जो साइंस के इंस्टीट्यूशन है वो भी काम करेंगे, और पर्यावरण संगठन मिलकर इसमें कार्य करेंगे, वो सैम है। तो कार्य क्षेत्र देखें, सुंदरवन। कहाँ करेंगे कार्य? कार्य कहाँ करेंगे? मैंग्रोव वेजिटेशन को बचाने का प्रयास है। तो सबसे ज्यादा तादाद में जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है वो सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। सुंदरवन डेल्टा दो नदियों के संगम के ऊपर जो डेल्टा बनता है, आखिरी में जब समुद्र में विलीन होने वाली होती है नदी, उससे पहले अपनी नलिकाओं के माध्यम से पानी निकल जाता है, और वहां पर जो साथ में लाई गई डिपॉजिट्स हैं वो वहां पर जमा हो जाते हैं। इसके अनुसार ही चाप आकार का वहां पर डेल्टा फॉर्म होता है। सो उस डेल्टा के ऊपर कुछ ओशियंस की लहरें आती हैं, जिससे वो खारे पानी लेकर आती हैं, और खारे पानी की को सहन कर जाए वही वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो की है उसको मैंग्रोव बोला है। और मैंग्रोव जिसको वहां पर सुंदरी वृक्ष है ज्यादा, इसलिए सुंदरवन बोला गया है। क्लियर? तो वो स्थान कौन सा है जिसको रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है? सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन है जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल। खारे पानी की झींगा खेती, खारे पानी की झींगा, जिसमें कि जो ब्रैकिस वाटर के अंदर एक्वाकल्चर की जाती है, जिसके अंदर मछलियों को पाला जाता है, तो उसको झींगा पालन बोलते हैं। स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य यहाँ की प्रजाति कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी स्पीसीज को यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा? देशज ब्लैक टाइगर झींगा, जो ब्लैक टाइगर है ना, ब्लैक टाइगर झींगा है, उनको संरक्षित किया जाएगा। पद्धति क्या है? इंटरग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर IMA के अंतर्गत कम घनत्व वाली खेती और प्राकृतिक खेती को फोकस किया जाना है। इतना समझ में आया? इसकी कुछ फंडिंग एजेंसी है, जैसे GNF है, जैसे न्यूज है, NEWS, आप सभी को पता है, नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सस्टेनेबल, उसका डेवलप होता है। अगला है नेचरलैंड, जो कि इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। और बैड्स, ये इसकी फंडिंग एजेंसी है। कोई नहीं, आगे आ जाएगा, उसमें हम देख लेंगे। सो अब देखिए, सैम मॉडल एक ऐसा। अब इस सैम पर विस्तारित चर्चा करेंगे। सैम क्या है? सैम है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, इको फ्रेंडली आय वर्धक मत्स्य पालन मॉडल है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी के अंदर देखो, इको फ्रेंडली एवं आय वर्धक। इको फ्रेंडली बोलेंगे हम इसको, और आय वर्धक है, जो कि वहां की लोकल किसानों की, लोकल समुदाय की, साइंस इंस्टीट्यूशंस की, और वहां की ऑल ओवर इकोनॉमी को बढ़ाएगा। क्लियर? अब ये जो मैंग्रोव संरक्षण करेगा, आजीविका में वृद्धि करेगा, और जलवायु संतुलन को, क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करेगा, और हैलोफाइट्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको उसके ऊपर फोकस होगा। इसमें मैंग्रोव पुनर्स्थापना का प्रयास है, उसको सैम कहते हैं। देखो क्या कहते हैं? जलवायु स्तर पर, जलवायु के अनुकूलन के स्तर पर, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई ये जो सैम है, इसका कुछ अच्छा सा एक लाइन हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे कि जलवायु अनुकूलन पर मैंग्रोव। देखो, क्लाइमेट चेंज जो है उसको बैलेंस करने के लिए मैंग्रोव पुनर्स्थापना का प्रयास है। मैंग्रोव पुनर्स्थापना का है, पुनर्स्थापना का प्रयास है, जिसको सैम पहल के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम,
इको फ्रेंडली है, आय वर्धक है, आजीविका भी बढ़ाएगा, जलवायु के अंदर भी बैलेंस रखेगा। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि सामान्य से अधिक ताप में वृद्धि होना, सामान्य से अधिक ऐसी गैसेस का एमिशन होना जो कि पोल्यूशन को बढ़ाती है, जो कि अर्थ के ऊपर जाने वाले रेडिएशन को रोकती है, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन का डिप्लेशन होता है, एसिड रेन होती है, सभी क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं। अब तीनों को एक साथ जोड़ता है, आजीविका को, मैंग्रोव कंजर्वेशन को और क्लाइमेट बैलेंस को। तीनों ही मेन इसके मुख्य मुद्दे हैं जिनको फोकस किया जाना है। क्लियर? उसके फिर बाकी सब पॉइंट हो जाते हैं। यह मॉडल अब भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति का आदर्श उदाहरण माना जा रहा है। तो ब्लू इकोनॉमी कौन सी होती है भाई? ब्लू इकोनॉमी कौन सी? एक्वाकल्चर, समुद्र से आने वाली आय है। आप देखो, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, सैम पहल क्या है उसमें आप क्या करेंगे? सैम पहल के थ्रू झींगा जो कि समुद्री केकड़ा है, घेगा है, ऐसे क्या बोलते हैं हम उसको, प्रजनन केंद्रों को संरक्षित करना है, जिसमें श्रिम्प एक्वाकल्चर को फोकस किया जाएगा। फिर मैंग्रोव रिस्टोरेशन है कि यहाँ पर जहां मैंग्रोव का कटाव हुआ है, जहां उसको पुनर्स्थापना का प्रयास है। अब इसमें देखिए, कम्युनिटी लाइवहुड के लिए, आजीविका चलाने के लिए, वहां का जो लोकल समुदाय है उसके आजीविका के लिए, क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए, जलवायु अनुकूलन के लिए, कि क्लाइमेट बैलेंस हो सके उसके लिए, इसके लिए रिकॉग्नाइज हुआ है। क्या रिकॉग्निशन हुआ है? कि भाई FAO के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है कि ये जो सैम पहल है, इसके थ्रू आपने क्या करना है? मैंग्रोव को कंजर्व करना है, झींगा पालन को फोकस करना है, जिससे आजीविका में वृद्धि होगी और क्लाइमेट चेंज में बैलेंस आएगा। आई होप यहां तक आप सारा समझ चुके होंगे क्लियरली। अब इसकी जो फंडिंग एजेंसी है वो GNF, NEWS, नेचरलैंड एंड बैट्स। क्लियर? तो ये सैम पहल को ये फंडिंग कर रही है, ये रेगुलेट कर रही है। तो रेगुलेटर कौन कौन से हैं इसके, या फंडिंग एजेंसी आप इसको कह सकते हो। वित्त पोषण, ये लीजिए हिंदी में, वित्त पोषण करती है या फंडिंग एजेंसीज है, या फिर इसके रेगुलेटर्स हैं। इसको चलाने में कौन सहयोग कर रहा है? सैम परियोजना को चलाने में निम्न संस्थाओं का वित्तीय सहायता प्राप्त है। कौन कौन से संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है? तो GNF, ग्लोबल नेचर फंडिंग एजेंसी, देखिएगा, ग्लोबल नेचर फंड जर्मनी जिसका मुख्यालय है, वही काम करता है इसमें। नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज, इंडिया की इसको फंडिंग करेगी। नेचर लैंड जो कि जर्मनी, इसको बेंच कॉर्पोरेट पार्टनर के द्वारा ये एजेंसी है, वो इनको फंड करेंगी। तो बैड्स, क्लियर? ये सभी इसको पोषित करेंगे, रेगुलेट करेंगी, और इससे ये सैम पहल वो आगे की तरफ बढ़ेगी। FAO के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा स्थापना कब थी उसकी? एस्टेब्लिशमेंट ईयर 16 अक्टूबर 1945 था। और अभी क्या है? रोम वर्ल्ड फूड फॉर्म, WFF, वर्ल्ड फूड फॉर्म, WFF। रोम जिसका मुख्यालय है, रोम कहाँ है? इटली में। तो वहीं उनके द्वारा ये सम्मान मिला है कि भाई इस सैम पहल को आगे बढ़ाया जाए। क्लियर? सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? 194 सदस्य हैं, जो कि देश हैं। एक सदस्य संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन इसका सहयोगी है, और 2 सहयोगी सदस्य हैं इसके, जो कि मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। इसलिए वो जो खाने पीने का दिन है ना, उसी दिन को 16 अक्टूबर को ही
ये सैम पहल को रिकॉग्नाइज किया है, आगे बढ़ाया है। क्लियर? तो 1945 को ये अस्तित्व में आया था, इसको प्रपाउंड किया गया था। व्हाट इज अ मैंग्रोव? अब आते हैं असली मुद्दे पर कि मैंग्रोव होता ही क्या है जिसको आप कंजर्व करना चाहते हैं। भाई मैंग्रोव के बारे में तो थोड़ा बताइए, उसी के बारे में तो समझाइए कि मैंग्रोव एक्चुअली होता क्या है जिसके बारे में हम कंजर्व करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज अ मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स क्या है? वेजिटेशन है। लाइक तो मैंग्रोव जो वनस्पति है, सबसे पहले वेजिटेशन का समझिए कि नेचुरली ग्रो करती है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, स्वतः विकसित होती है, वो वेजिटेशन है। मैंग्रोव वे विशेष प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो भारी खारीपन को भी सहन कर जाते हैं और फिर भी अपनी ग्रोथ है वो जारी रखते हैं। तो कोस्टल एरिया के ऊपर खारी पानी मिलेगा, तो कोस्टल एरिया के ऊपर नदियों के मुहाने और खारे पानी वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो खारे सलाइन वाटर के अंदर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। कीचड़ युक्त मतलब के ये मार्शी एंड सलाइन वाटर के अंदर ज्यादा विकसित होते हैं, तो वातावरण में भी जीवित रह पाते हैं। ऐसे पौधों को, ऐसे वेजिटेशन को हम मैंग्रोव्स कहते हैं। इन्हें लिटोरल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लिटोरल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ओशियन होता है उसका जो प्रकाशित क्षेत्र है उसको लिटोरल बोला जाता है। अपर वाटर वाला, जहां पर सन की रेज जा सकती है, जितनी गहराई तक जाएंगे। लिटोरल फॉरेस्ट तट के साथ में ही जहां समुद्र की लहरें हैं और कोस्टल एरिया है और वहां पर सन की लाइट भी प्रवेश कर सकती है, वहां तक ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसको लिटोरल फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट। सो इसको टाइडल फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ज्वारीय लहरें आती हैं, यहाँ पर ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, तो ज्वार भाटा के थ्रू पानी यहाँ तक प्रविष्ट कर जाता है, इसलिए ये ज्वार की लहरों को सहन कर जाते हैं। सो इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हुआ कुछ क्लियर? मैंग्रोव ऐसे पौधे हैं जो सलाइन वाटर में, मार्शी वाटर में रहते हैं, दलदल के अंदर और नमी और खारे पानी के अंदर ये जीवित रहते हैं। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर पाया जाता है, जो कि उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के अंदर ये वृक्ष आपको मिलेगा। भारत में मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, दोनों पर ये प्राप्त होता है। और भारत के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल का कोस्ट है, वहां पर सुंदरवन को कंजर्व किया जाना है ना। इसी प्रकार से गुजरात के अंदर भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जहां दलदल है, कच्छ का रण का क्षेत्र है, वहां पर भी सलाइन वाटर है। सो वहां पर भी आपको मैंग्रोव वेजिटेशन मिलेगी। बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया का जो भी साउदर्न पार्ट है उसका ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों के ऊपर आपको वेजिटेशन मैंग्रोव मिलेगी। क्योंकि जैसे कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, इनके डेल्टाई क्षेत्रों पर ओशन की लहरें भी आती हैं, इसलिए इनके जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं उनमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बल्कि ज्यादा तादाद में कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल। इस प्रकार के जंगल होते हैं, इस प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिनको हमने क्या बोला है? जिनको बोला है मैंग्रोव्स। इनकी जड़ें बाहर निकली हुई हैं, इनकी रूट्स हैं वो बाहर निकली हुई हैं। और इसकी एक मुख्य विशेषता है, ये हेलोफाइट पौधे हैं, है कि नहीं है? हेलोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खारे पानी को भी झेल जाते हैं, बहुत ज्यादा खारे पानी को भी झेल जाते हैं। ठीक है? हेलोफाइट किस लिए है? क्योंकि ये हेलोफाइट खारे पानी के अंदर ये जीवित रहते हैं। हेलोफाइट्स हैं, हेलोफाइट है मतलब ये लवणीय पौधे हैं, लवणीय है।
अर्थात ये खारे पानी को झेल सकते हैं। ठीक है, ये इंटरटाइडल एरिया में आते हैं, जो कि इंटरटाइडल, लिख लेंगे इंटरटाइडल, इंटरटाइडल एरिया में विकसित होते हैं। जो स्थल की भूमि है, आंतरिक भाग है, जहां तक ज्वार प्रवेश कर जाते हैं वहां तक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्लियर? अच्छा, फिर देखो, ये इनकी एक मुख्य विशेषता है कि ये खारे पानी में विकसित हो जाते हैं और इनकी जो मूल प्रजातियां हैं वो खुद इनकी जड़ों के साथ में लगे लगे ही दूसरा पौधा विकसित हो जाता है। ये इनकी एक मुख्य विशेषता है कि ये साल्ट का फिल्ट्रेशन भी करते हैं और ये कार्बन का संचयन भी रखते हैं। इनकी रूट्स हैं वो बाहर निकली होती हैं, तो रूट है वो संरक्षण भी करती हैं। जो कोस्टल एरिया से पानी आता है, तेज गति से लहरें आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उनको ये थाम लेते हैं क्योंकि इनकी रूट है वो बहुत मजबूत होती है। तो क्या कहेंगे, इनकी जड़ें भी मजबूत हैं, जड़ें भी मजबूत होती हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, जिनसे ये वाला इमेज आप देखेंगे कि जो रूट के साथ में ही निकलने वाला पार्ट है, जो क्या करता है, उसको अंकुरित कर लेता है। ठीक है, जड़ से लगे हुए ही, जड़ों के साथ ही मैंग्रोव अंकुरण हो जाता है। इसी कारण ये कैसे रहेंगे, कंटिन्यूस कंटिन्यूस सीरीज में मोस्टली आपको दिखाई पड़ते हैं। देखो, इसी प्रकार इनकी रूट्स हैं वो नीचे आपको मिली हुई मिलेंगी। ये आपको बाहर सेपरेट दिख रहा है, लेकिन इनकी रूट है वो नीचे मिली हुई मिलेंगी आपको। दोनों है, एक ही रूट है, वो रूट क्या है, दूसरी रूट अंकुरित हो गई, इसलिए वो दूसरा वृक्ष आपको दिख रहा है। तो ये इसकी खास विशेषता है कि स्वतः ही इसमें कोई सीड्स की नीड नहीं होती है, ये सीधा ही ग्रो कर जाते हैं। तो किसी भी इसके बीज की आवश्यकता नहीं है, तो मूल मूल पौधे से ही अन्य पौधे तैयार हो जाते हैं। क्लियर? जो मेन मेन जो वृक्ष है, मूल जो पौधा है, उसी से अन्य पौधे विकसित हो जाते हैं। ये मुख्य विशेषता, यहां पर फोकस कर लेना इसको जब भी आप क्लास को देखो। ठीक है, और क्या है इसकी मुख्य विशेषता कि साल्ट का फिल्ट्रेशन कर देता है। देखो यहां दिख रहा है आपको, साल्ट फिल्ट्रेशन, साल्ट का फिल्ट्रेशन कर देता है, नमक को क्या कर देता है, सांद्रित कर देता है, या नमक को क्या कर देता है, अलग कर देता है, साल्ट का फिल्ट्रेशन कर देता है। तो ये बफर जोन का काम करता है, इकोलॉजिकल बफर जोन का काम करता है। इकोलॉजिकल बफर, अब आपको दिख रहा है यहां पर लैंड है, थल है और जल है। तो इकोलॉजिकल बफर का, इकोलॉजिकल बफर जोन का काम करता है, जिसमें कि एक तरफ तो स्थल हो और दूसरी तरफ जल हो, उसके बीच में एक पारिस्थितिकी बिल्डअप हो जाती है जिसको मैंग्रोव कहा जाता है। तो इतना समझ में आया, हेलोफाइट लवणीय पौधे, जड़ें मजबूत, खुद ही मूल पौधे से अंकुरित हो जाते हैं, साल्ट का फिल्ट्रेशन इससे हो जाता है, और दूसरी बात आप सभी को पता ही है कि कार्बन को संचित रखते हैं। कार्बन के संचयन के कारण से ही यहाँ पर फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। क्लियर? इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किस इस प्रकार से मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस, मैंग्रोव की क्यों जरूरत है और मैंग्रोव की क्या महत्व है, किस लिए चाहिए? तो मैंग्रोव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, extraordinary tropical forests that grow at the edge of the land, भूमि के किनारे पर, एज किनारा, ठीक है, भूमि के किनारे पर, एंड शी स्थल के किनारे पर और समुद्र के किनारे पर, विच आर ऑल्सो रेयर। इसको क्या कह रहे हैं हम कि जो समुद्र और स्थल दोनों का सम्मिलन का क्षेत्र है। कैसे होगा? ये है स्थल का भाग और ये है जल का भाग। अब जल स्थल के अंदर प्रविष्ट हो रहा है
और स्थलीय पार्ट के अंदर जल भी मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है वो रेयरली आप देख पा रहे हैं, जो क्या करता है यहां पर ग्रो करते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। 30 to 50% of mangrove forest have been lost due to shrimp farming। जो श्रिम्प फार्मिंग है, झींगा पालन के लिए बहुत सारे जो मैंग्रोव वन है उनको काट दिया जा रहा है। ठीक है, सुंदरी वृक्षों को काट करके वहां पर झींगा पालन किया जाता है। तो अब यहां देखो कि जो फार्मिंग कृषि की जाती है, समुद्री कृषि की जाती है, झींगा पालन किया जाता है, या फिर टूरिज्म के द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं यहाँ पर इंट्रूसिव कोस्टल डेवलपमेंट एंड अदर फैक्टर्स। जो कोस्ट है वो कट गए हैं, या तो नेचुरल कट गए हैं, या फिर वहां के वुमेन ने अपनी फार्मिंग के लिए उस क्षेत्र को, क्योंकि आप सभी को पता है डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि रिवर है वो कहां से अपने साथ में मिनरल्स हैं उनको घुला करके या उनको साथ में लटका करके लेकर आती है, तो वहां डिपॉजिट होते हैं। इट मीन्स उसके अंदर फुल है, वो फर्टाइल सॉइल है। अब उस फर्टाइल सॉइल का यूज में लेने के लिए सबसे ज्यादा उस क्षेत्रों पर सुंदरी वृक्षों को काट दिया और वहां पर वेजिटेशन की जगह कृषि की जाने लगी। अब फार्म है, टूरिज्म है, या फिर इंट्रूसिव कोस्टल डेवलपमेंट के थ्रू ये हरास कर दिए गए हैं, ये काट दिए गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं 30 से 50%। अब देखो मैंग्रोव्स आर होम टू मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि संकटापन्न जीव हैं उनका आश्रय स्थल है। मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है। तो अभी देखो बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स, तो उसमें देखेंगे हम कि मैंग्रोव्स आर होम टू मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो संकटापन्न या लुप्त प्राय, संकटापन्न या विलुप्त प्राय, विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये आश्रय स्थल बनता है। कौन? मैंग्रोव्स वन। बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स, तो यहां देखो दे प्रोवाइड मैंग्रोव्स, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अप टू 80% ऑफ कमर्शियल एंड रिक्रिएशनली इंपॉर्टेंस ऑफ फिश स्पीसीज। तो ये जो मैंग्रोव वनस्पति है वो वहां के 80% ऑफ वाणिज्यिक कार्यों को और रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब वहां पर मनोरंजन एक्टिविटी है या फिर वहां पर कमर्शियल है, इस प्रकार की आय के लिए ये प्रक्षित है। अब देखो दे प्रिवेंट, ये बड़ा तीव्र इरोजन, दे प्रिवेंट इरोजन एंड स्टेबलाइज शोर लाइन। तट की जो रेखाएं हैं, तट के पास में मैंग्रोव का क्या क्या फायदा है, तो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे बड़ी बड़ी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो इनसे जाकर के जब लहरें, साइक्लोन सब जाकर के टकराएंगे, तो साइक्लोन अगर जा रहे हैं और तट को काट रहे हैं तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, तट को काटने नहीं देते हैं। तो यही है दे प्रिवेंट इरोजन एंड स्टेबलाइज शोर लाइन, तट की रेखा को बनाए रखते हैं और वहां पर तट के कटाव को रोकते हैं, इरोजन को रोकते हैं, अपरदन को रोकते हैं जो समुद्री लहरों द्वारा होता है। अब देखो दे रिड्यूस वेव हाइट बाय अप टू 66% ड्यूरिंग स्टॉर्म इवेंट। जब तूफान आता है तो तूफानी लहरों को ये रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। 66% इनकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देती है, इनकी तीव्रता को कम कर देती है। तो ये मैंग्रोव वेजिटेशन हमारे काम आती है। और देखो दे इंप्रूव वाटर क्वालिटी एंड सैलिनिटी हो गई और क्लीनिटी होगी। क्लीनिटी मीन्स वाटर की प्योरिटी एंड क्लीनिटी हो गई। कैसे? जैसे कि फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, साल्ट के फिल्ट्रेशन का काम करता है मैंग्रोव वेजिटेशन, जिससे कि सेपरेट हो जाता है पानी की, हमें क्लियरिटी और प्योरिटी मिलती है। अब देखो गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगला देखो दे प्रोवाइड प्राइवेसी एंड शेड फॉर कोस्टल प्रॉपर्टी ऑनर्स। जो वहां के क्या कहेंगे ऑनर हैं, जो कि कोस्टल एरिया जहां पर सुंदरी वृक्ष हैं, उनको क्या करते, घनी छाया देते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके ऑनर को
प्राइवेसी भाई इस तक अपना एरिया है, वहां तक दूसरे उसमें सीधा प्रवेश नहीं कर सकते, सो ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अ, अगला देखो, अब डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कैसे हुआ है? डिफोरेस्टेशन, मैंग्रोव को काटा जा रहा है, पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये जो नेगेटिव फैक्टर हैं इनके कारण से मैंग्रोव है वो हरास हो रहे हैं। और आप देखो, हेल्प प्रोटेक्ट मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स को बचाने के लिए कैसे हम उपाय के बारे में बात करेंगे। प्लांट एंड मैंग्रोव्स ट्री एंड स्टॉप द डिफॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, इनके कटाव को, मैंग्रोव को काटने का कार्य है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा देखिए, मैंग्रोव्स एंड एनिमल दैट इनहैबिट देम, जो कि उनको उन सुंदरी वृक्षों को काटना बंद कर दीजिए, उन मैंग्रोव वेजिटेशन को कट करना बंद कर दीजिए, जो कि जीवों का और वहां के स्थानीय लोगों का जो संरक्षण क्षेत्र है, आवास क्षेत्र बनता है, उनको बेघर कर देते हो आप कट करके। बाय प्रोटेक्टिंग ट्रीज, यू पेड़ों को साथ के साथ बताइए, और आर प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, योर फूड एंड हेल्थ एंड योर वेल्थ, ऐसे पेड़ों को बचाइए, फिर अपने परिवार को बचाइए, अपनी हेल्थ को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए और अपनी फैमिली को बचाइए। इस तरह से प्रोटेक्शन हेल्प हो सकती है मैंग्रोव्स को बचाने में। अब ये चित्र आपको साफ साफ बताएगा कि मैंग्रोव्स है वो किस प्रकार से हमारे लिए एक ढाल का काम करते हैं। ढाल, एज वी कैन से, कि एक ऐसा नहीं कि घर के अंदर एक बड़ा, कहते हैं ना, बड़ा वृक्ष एक ऐसा स्ट्रोंग वो करता है, बाधाओं को आने से रोकता है, तो वो वही काम करते हैं कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स। मैंग्रोव शेल्टर कोस्टल रीजन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब अगर भी स्टॉर्म आता है, भाई तूफान आ गया, और तूफान किससे आता है? साइक्लोन से। तो साइक्लोन, तो ये साइक्लोन के द्वारा, तूफान के द्वारा, साइक्लोन अगर आया है, चक्रवात अगर आया है, और चक्रवात के द्वारा इस प्रकार से घुमावदार लहरें, जो कि सर्फ या सर्ग या फैनिल धाराएं उठती हैं और कोस्टल एरिया की तरफ आती हैं, अगर वहां पर चेन सिस्टम बना हुआ है किसका? मैंग्रोव का, तो मैंग्रोव की जड़ें ही इनको आगे प्रविष्ट नहीं होने देंगी, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक बाहर निकली हुई होती है, जितना एक पेड़ होता है इतनी तो इनकी जड़ें बाहर होती है। क्लियर? तो ये स्ट्रॉम के द्वारा जो वेव्स आती हैं उनको यहां से आगे नहीं जाने देगी, अगर अब मैंग्रोव्स है। फिर उसके बाद में अगर आपका कोई ये कोस्ट है, ये तट तो यहां शुरू हो रहा है, तो ये प्रोटेक्टेड कोस्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सेफ है, यहां पर लहरें नहीं पहुंच पा रही है। अब देखो अफेक्टेड कोस्ट, अब तट के पास में चाहे आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, चाहे आपने कोई घर बनाया हुआ है, चाहे आपने वहां पर कोई भी झींगा पालन किया है, चाहे कोई कृषि की है, वो सभी ध्वस्त हो जाएंगे अगर अगर यहां से साइक्लोन चला, और साइक्लोनिक लहरें हैं वो ज्यादा अंदर तक जाएंगी, विदाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ज्यादा हानि होगी। क्लियर? तो इसी प्रकार से है, ये तट प्रोटेक्टेड है, ये तट है वो सीधा जाकर के इसमें लहरें टक्कर मार रही हैं और वहां की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ दे रही है। मैंग्रोव्स इन इंडिया, भारत के मैंग्रोव क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैंग्रोव्स कवर इन इंडिया, ISFR 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्य वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, 42.45%, जिनका नाम है सुंदरवन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर के लिए आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र है, जो कि ऑल्सो क्या है? ऑल्सो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, और ये रामसर साइट है, मतलब वेटलैंड है, वेटलैंड है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी ये शामिल है। क्लियर? अब देखो सुंदरवन, सुंदरवन हो गया गुजरात, भारत के गुजरात में। देखो आप कभी नहीं सोच पाओगे ना कि आपने यही सोचा होगा कि सुंदरवन हमने सुना है कहां पर, जो कि सुंदरवन का एक डेल्टा है ना,
गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, वहीं पर पाए जाते हैं सुंदरवन, और उन्हीं को हमने मैंग्रोव कहा है। तो मैंग्रोव उनके जैसे ही वृक्ष कहाँ और मिलते हैं? गुजरात के तट के पास में भी मिलते हैं। 25% 23.66% आते हैं जो कि कच्छ के तट के ऊपर पाए जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार, सर्वाधिक सघनता के साथ में यहाँ अंडमान और निकोबार आइलैंड पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल, अब देखो कुल मैंग्रोव से पहले आप एक और लिख लो कि भारत का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सम्मिलित रहेगा। फिर कुल भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से मैंग्रोव है वो 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका कुल 0.15% हिस्सा है वो मैंग्रोव वनों के द्वारा आच्छादित। आगे देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ओवरव्यू किसका देखेंगे आप? दो मुख्य नदियों के संगम पर सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। सुंदरवन डेल्टा किस किस नदियों के संगम पर बना है? यहां से आ जाती है गंगा, जिसको कहते हैं बांग्लादेश में पद्मा, और यहां से आ जाती है ब्रह्मपुत्र, जिसको कहते हैं जमुना, और दोनों ग्वालंदर नामक स्थान पर बनती है। तो यहाँ ये जो क्षेत्र है ये पूरा डेल्टा क्षेत्र है, और डेल्टा क्षेत्र है इसलिए ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है मैंग्रोव का वो बड़ा एरिया है। तो ये सुंदरवन मैंग्रोव भारत के अंदर जो जो स्पोर्ट हैं किसके एरिया है, किसके? मैंग्रोव वनस्पति के। तो नंबर 1 पर है सुंदरवन मैंग्रोव। फिर महानदी मैंग्रोव, महानदी रिवर आती है और इसके डेल्टा पर महानदी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा का डेल्टा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, और लास्टली देखो तमिलनाडु के कोस्ट पर जो कावेरी नदी का तट है, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मैंग्रोव हैं 12%। ठीक है, अगला देखो महाराष्ट्र में रत्नागिरी मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है, गोवा मैंग्रोव एरिया है, जिसमें मांडवी और जुरावी रिवर का कोस्टल एरिया है, वहां पर वन पाए जाते हैं। और बाकी का देखो मैंग्रोव सेकंड नंबर का मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, जो कि कच्छ के क्षेत्र में है, और इसमें इसके 3 स्पॉट हैं। क्लियर? इस प्रकार से हमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है इंडिया के अंदर। द ग्रेट सुंदरवन डेल्टा दिख रहा है, बड़ा ही सुंदर चित्र है, हवाई चित्र है या फिर सैटेलाइट इमेजरी है? लिखकर बताइए। सुंदरवन विश्व का बड़ा मैंग्रोव वन है, और आप सभी को पता है कि वो सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव घना आच्छादित एरिया है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। यह भारत और बांग्लादेश की दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। भारत की मुख्य नदी जिसका नाम है कौन सा? गंगा नदी, और सेकंड नंबर पर ब्रह्मपुत्र, दोनों के संगम के स्थल के ऊपर जैसे ही वो डेल्टा फॉर्म करती हैं उस पूरे डेल्टाई क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मिट्टी भी है और मिट्टी के साथ में वहां समुद्र से खारा पानी भी आता है, प्योर वाटर भी आता है रिवर के द्वारा, जबकि कोस्टल एरिया की तरफ समुद्र से चलकर आता है खारा पानी, सलाइन वाटर और मार्सी वहां की लैंड है। इस पर बहुतायत मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति उगती है। इसका नाम सुंदरी
सुंदरी ट्री के नाम पर, पहले भी बता चुकी आपको, सुंदरी ट्री के नाम पर सुंदरबन डेल्टा पड़ा है, जो यहाँ का प्रमुख पौधा है। यह क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, पद्मा, मेघना, ये सभी रिवर हैं जिनके संगम पर विशाल डेल्टा बना हुआ है। सुंदरबन अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए, अपनी रिच बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए है, वन्य जीवों विशेषकर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। आप सभी जानते हैं कि वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्लियर? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध ये स्थान है। सुंदरबन की खाड़ी, सुंदरबन बंगाल की खाड़ी, जो खाड़ी क्षेत्रीय है उसके अंदर अलग अलग वितरिकाओं के अंदर नदी है, वो अपने अपने पानी को समुद्र के अंदर विलीन करती है, जिससे डेल्टा फॉर्म होता है चापाकार का। इसमें लगभग 40% भारत में वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर है, 60% इस सुंदरबन का हिस्सा है वो बांग्लादेश में है। क्लियर? सैटेलाइट इमेज ऑफ सुंदरबन डेल्टा, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, अभी आपके सामने सैटेलाइट इमेजरी हाजिर है। तो सैटेलाइट से इमेजरी ली गई है सुंदरबन डेल्टा की, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है, कटा-फटा क्षेत्र है। ये जो पूरा चापाकार डेल्टा दिखाई पड़ता है, चाप आकार का है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त डेल्टा है, जो भारत का ये वाला जोन है। उसको हम जूम करेंगे, ऐसे जूम करेंगे और फिर और भी करीबी से इसको आपस से देख लेंगे। निर्माण कैसे हुआ है सुंदरबन डेल्टा का? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी के संगम पर है। नदियां बाहर हिमालय से बह करके आती हैं, समुद्र में विलीन होने जाती हैं, तो उससे पहले अपना गाद है, उसका अपने साथ में मटेरियल लाई है, उसको जमा कर देती है, तो जिससे डेल्टा फॉर्म होता है। क्लियर? यह विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय डेल्टा है, एक्टिव डेल्टा है, जो लगातार अपने साथ में अवसाद लाए हुए है, उनको डिपोजिट करता रहता है, और कंटिन्यूस बहने वाली नदियां हैं, इसलिए वो लगातार डेल्टा बनता रहता है, इसलिए वो एक्टिव डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा टाइप, जो एक्यूरेट डेल्टा धनुषाकार है या फिर चापाकार है, चापाकार है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दी थी। तो हाउ डेल्टा आर फॉर्म, डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं? जब रिवर अपने साथ में लाए हुए अवसाद को जमा कर देती है। अ रिवर डेल्टा कैप्टिवेटिंग लैंडफॉर्म रिसेंबलिंग द ग्रीक लेटर डेल्टा। तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम है डेल्टा, और उसी डेल्टा के नाम पर ये ट्रायंगल शेप का होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। ठीक है? इज अ ट्रायंगल एरिया formed by the accumulation of sedimentation carried by river as it meet slower moving, और जो समुद्र के साथ में लगने वाला एरिया है, वहां पर जो मड अपने साथ में गाद है, मिट्टी है, अवसाद है, जलोढ़ है, उसको ला करके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेशन अकर व्हेन अ रिवर फ्लो इनटू ओशियन, सी, एस्चुरी, लेक। जब नदी चलती है, झीलों से निकलती है, डेल्टा एस्चुरी से भी निकलती है, फिर लास्टली जाकर के वो अपने अवसाद को जमा कर देती है, तो उससे डेल्टा बनता है। डेल्टा बनता है एस्चुरी वाला भी, और एक होता है सिंपल जो डेल्टा है, जो फैला करके पानी, जो हम देख पा रहे हैं कि वो पूरा फ्लोर पूरा फैला देती है अपने साथ में लाए हुए अवसाद को, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। जबकि वो संकरी पतली गली से जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, जिसमें ज्यादा डिपॉजिट नहीं होते हैं, वो एस्चुरी होता है। ये अंतर है मुख्य। तो टाइप ऑफ डेल्टा सिंपल सा, थोड़ा सा साधारण तरीके से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी शेप का फर्क है। अगर वो ट्रायंगल शेप्ड में है, डेल्टा है, बट वो कुछ सेमी ट्रायंगल और आई शेप में भी होता है, ऐसा देखना है हमें। तो एक देखो, आर्कुएट डेल्टा, धनुष आकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा। यहां से रिवर आई, उसने अपनी अलग अलग वितरिकाओं के माध्यम से ऐसे चाप बना करके पूरा डिपॉजिट कर दिया। क्लियर? फिर देखो बर्ड फुट डेल्टा, जो पक्षी के पंजे के आकार में, ये पक्षी का पंजा है ना, इस प्रकार से बन जाता है। फिर देखो नुकीला या त्रिकोणीय डेल्टा, जो कि पॉइंटेड और ट्रायंगुलर होता है, नुकीला और त्रिभुज आकार का होता है, त्रिकोणीय होता है, नुकीला होता है, जो कि टाइबर रिवर बनाती है। धनुष आकार का गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इसके साथ में ही नील नदी भी बनाती है। बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर बनाती है। एस्चुरिया नदी का मुहाना, जहां से एक देखो यहाँ की लैंडफॉर्म है वो प्लेन नहीं है, सो क्या है, वो थोड़ा पठारी रीजन है। ठीक है? प्लेट्यू लैंड है।
टेबल लैंड है, इसलिए उसका ज्यादा इरोजन नहीं हो पाता। सो उसमें नदी है वो गहरी काट मारती हुई चलती है, तो बीच में जो एरिया है वो एक पतली संकरी गली के माध्यम से पानी गुजर जाता है। तो इसको एस्चुरी कहते हैं, इसको मोहाना कहते हैं। क्लियर? नर्मदा एंड तापी रिवर। अब अगर देखो डेंड्रेन डेल्टा, जो कि इरोड बाय सी वेव्स, यहां से तो नदी ने अपना ये डेल्टा बना दिया था, लेकिन अब सागरीय लहरें आकर के उसको इधर की तरफ काट रही हैं, जिससे डेंड्रेन डेल्टा बनता है। अगला देखो इंटरेटेड डेल्टा। तो ये देखो इनलैंड लेक, झीलों के अंदर ही पानी जमा हो जाता है, अपने साथ में ही अवसाद जमा कर देती है। टाइडल डोमिनेटेड एरिया, जो कि ज्वारीय लहरों के द्वारा प्रभावित है या नियंत्रित है, ऐसा सुंदरबन और मेकोंग रिवर की डेल्टा है, जो कि ज्वारीय लहरों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वेव डोमिनेटेड एरिया डेल्टा, जो कि समुद्री लहरों के द्वारा बनते हैं, तो वे नाइजर रिवर और गोदावरी रिवर का डेल्टा बनता है। अब हम आ जाते हैं कि संरक्षण की स्थिति क्या है, प्रोटेक्शन स्टेज क्या है सुंदरबन डेल्टा की। सुंदरबन डेल्टा की प्रोटेक्शन स्टेटस देखिए आप पहले। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें कि टाइगर को रिजर्व करने के लिए, टाइगर को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने संरक्षित किया किसको? सुंदरबन को। फिर दोबारा से संरक्षित किया गया 1987 में विश्व धरोहर स्थल, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा 1987 में। अगला देख लीजिए, फिर समय आया 1989, तो फिर इसको फोकस में लाया गया और इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया भारत की सरकार के द्वारा। अगला देखिए, समय आ गया है 2001। अब 2001 में क्या हुआ? यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया, बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया, क्योंकि भारत ने इसको किया, फिर यूनेस्को ने इसको अपने अंदर शामिल कर लिया, यूनेस्को की विश्व जैवमंडल नेटवर्क के अंदर शामिल कर लिया। फिर समय आया 2019, वर्ष 2019, उसमें रामसर स्थल घोषित हुआ, रामसर साइट घोषित हुआ, अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट। देखो अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट का मतलब क्या है? 1971 में ईरान में एक स्थान है जिसका नाम है रामसर। वो बहुत ही आदर स्थान है। उस आदर स्थान की तरह ही देखा गया है कि वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, इसलिए उस बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी वाले स्थान के जैसे जैसे स्थान जहां जहां से थे, उन सभी को प्रोटेक्टेड किया गया। तो उसमें से नाम आया किसका? सुंदरबन का। कब आया? 2019 के अंदर। और अभी 2025 का लिख लो, 2025 में कब? 16 अक्टूबर 2025 को क्या घोषित हुआ है? इस पर सैम पहल चली है, जिसके अनुसार सतत विकास, सतत समुद्री कृषि को मैंग्रोव के साथ में जोड़ा गया है। क्लियर? और वो किसके द्वारा हुआ है? FAO के द्वारा किया गया है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा किया गया है। क्लियर? फिर देखिए सुंदरबन का पर्यावरणीय महत्व। अब क्यों करना चाहिए इसको कंजर्व? तो देखो, कार्बन सिंक का काम करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति है, वो कार्बन सिंक का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भारी मात्रा में अवशोषित करती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको कार्बन सिंक कहा जाता है। और आपको पता है कि जितने भी वृक्ष हैं वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ज्यादा मात्रा में, संख्या में ज्यादा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कार्बन सिंक कहा गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, क्लाइमेट चेंज को कम करने का काम करते हैं। अगला देखो, तटीय संरक्षण, कोस्टल प्रोटेक्शन, तट को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि जो साइक्लोन्स आते हैं उनकी जो वेव्स हैं, या कोई भी अर्थक्वेक आता है, सुनामीज आती हैं, उनकी जो लहरें हैं, या टाइडल आते हैं उनकी जो लहरें, उन सभी से प्रोटेक्ट करता है किसको? कोस्ट को। तो तूफान, ज्वार भाटा, सुनामी आदि से तट की रक्षा करते हैं। आजीविका का सोर्स है, तो लाइवलीहुड सोर्सेज है। कोस्टल, अच्छा कोस्टल एरिया प्रदान कर रखा है, जिससे कि एक्वा कल्चर हो सकता है, मत्स्य पालन इसमें हो सकता है, मधु संरक्षण हो सकता है, संग्रहण हो सकता है, शहद का पालन, झींगा पालन, पर्यटन, अपनी आजीविका करके यहाँ के किसान है या लोकल समुदाय है वो चलाते हैं।
अगला देखिए, बायोडायवर्सिटी का केंद्र है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ये ऐसे स्थान है जो कि बायोडायवर्सिटी में रिच होते हैं। तो ये रिच एरिया है, इसमें दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज का ये हाउस है, दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज का निवास स्थान है। क्लियर? अगला देखो, जल शोधन करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये साल्ट फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंग्रोव वन जो कि समुद्र जल में उपस्थित जो प्रदूषक हैं उन सभी को फिल्टर कर देते हैं, पानी को शुद्ध कर देते हैं। क्लियर? सुंदरवन डेल्टा की वर्तमान चुनौतियां, क्या समस्याएं हैं, फिर समस्या है क्या? अगर वो इतना सब कुछ अच्छा काम करते हैं तो फिर क्या दिक्कत आ गई? तो दिक्कतें ऐसी हैं जिनके चलते ही उसको संरक्षण में लाया गया है। कौन कौन से उसकी समस्याएं हैं? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आया है, जिससे कि ताप में परिवर्तन हुआ है, जिससे वो खुद ही क्षत विकसित होते हैं। दूसरी बात है तटीय क्षरण, बंगाल की खाड़ी की लहरें हैं वो बड़ी ही संख्या में उनको परेशान करती हैं, इरोड करती हैं। कई द्वीपों का जलमग्न यहाँ पर हो गया। आप सभी को पता है कि इंडोनेशिया में जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो तक डूब गई है। तो ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो गया है, मींस ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, जिसके कारण से आइस ज्यादा मेल्ट होती है, सी रेन अगर ज्यादा हुई है या फिर रिवर ने ज्यादा पानी ला करके इस ओशन के अंदर डाला है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, जिससे कि कोस्टल एरिया भी डूब जाते हैं और वहां के जो आइलैंड है वो भी जलमग्न हो जाते हैं। लवणता में वृद्धि, समुद्री जल के अतिक्रमण से कृषि भूमि और मीठे पानी के सोर्सेज भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, लवणता में वृद्धि होने से वनों की कटाई और अतिक्रमण। अब एक तो वहां से समस्या, इन बेचारे मैंग्रोव वनस्पति को, सुंदरवन डेल्टा को वहां से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो यहाँ के सुंदरी वृक्ष हैं उनको काटा जा रहा है, ऊपर से इनको काटा और जा रहा है यहाँ के किसानों के द्वारा, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कार्य के लिए। तो अतिक्रमण किया जा रहा है और वनों की कटाई के कारण से। फिर देखो, आर्थिक अस्थिरता के कारण से जो जो डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी, उसमें रीजनल डिस्पैरिटी ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, अगला देखो, बायोडायवर्सिटी का ह्रास। जब अगर इन पेड़ों को काटा गया, जब ये खुद ही ह्रास हो गए तो यहाँ पर रहने वाले जो स्पीसीज हैं उनका भी एंड होना निश्चित है, इसलिए बायोडायवर्सिटी का भी यहाँ पर ह्रास हो रहा है। अगला देखो, संस्थागत चुनौतियां। तो भारत की सरकार के द्वारा बांग्लादेश के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम तो उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वो लोग, उनके स्टेप्स हैं वो निकल करके आगे नहीं आ रहे हैं। सो इसके कारण से जो नीति है, जो जो हमारी नीति है उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, वो अप्लाई नहीं हो पाती हैं, इसलिए सुंदरवन के लिए ये बड़ी चुनौतियां हैं। और ये सारी बातें हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं। पढ़ना नहीं है, देखो इसको हमने सिर्फ डिस्कस किया है, और डिस्कसिंग मेथड में बहुत अच्छे तरीके से हम बेटरली चीजों को समझ पाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको स्टार्टिंग फिर से सुंदरवन का सैम aqua कल्चर मॉडल सर्वश्रेष्ठ बना FAO के द्वारा, तो इसको वैश्विक मान्यता प्रदान की गई। जानिए इसका महत्व क्या है। तो हम इसका महत्व ये जानते हैं कि सुंदरवन सुंदरी वृक्ष के नाम से है, और यहाँ पर खुद भारत के टाइगर रिजर्व, भारत का जो टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको सबसे पहले, फिर यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, भारत के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व बना चुका था, रामसर साइट में नामित हुआ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऑलरेडी शामिल है, और हाल फिलहाल में इसको सैम पहल के लिए मंजूरी दी है यहाँ पर संरक्षण के हेतु। तो FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये वो न्यूज की कटिंग है, वो आर्टिकल की कटिंग है। ठीक है, अखबार के अंदर वो जो आर्टिकल छिपा उसके बारे में ये सब बातें हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज आर्टिकल, FAO के द्वारा सैम पहल को मंजूरी दी गई, सैम पहल को ग्लोबल टेक्निक मान्यता प्रदान की गई। ये सम्मान है वो वर्ल्ड फूड फोरम के द्वारा रोम इटली में दिया गया है। ओके, मैंग्रोव वनस्पति जो स्वतः विकसित होती है, खारेपन को सहन कर सकती है, इनको एक्वा कल्चर के साथ में जोड़ा गया है, जो कि मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, MSP है। जलवायु अनुकूलन पर मैंग्रोव की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया है, जिसमें मैंग्रोव को कंजर्व किया जाएगा।
आजीविका बढ़ाने के लिए हेतु उस पर प्रयास किए जाएंगे और क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसमें वर्क होगा और क्लाइमेट बैलेंस होगी। इसमें क्या क्या होने वाला, स्वाम्प, मैंग्रोव्स और कम्युनिटी को फायदा होगा, क्लाइमेट चेंज होगा और इसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। वित्त पोषित इसकी जो रेगुलेटर एजेंसीज हैं, इसकी जो फंडिंग एजेंसीज हैं, वो कौन कौन पैसा दे रहे हैं इसको आगे बढ़ाने में, तो इसमें आती है ग्लोबल नेचर फंड GNF जर्मनी, नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी NEWS, आगे है नेचर लैंड इन जर्मनी और बैड्स इसको पैसा दे रही है, पैसा आगे ग्रो करने के लिए। खाद्य एवं कृषि संगठन जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को की जो खाद्य और फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को ही ये डे फिक्स किया गया, वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। और वहीं रोम इटली में ये सम्मान है वो भारतीय सुंदरवन डेल्टा को मिला है। व्हाट इज अ मैंग्रोव? मैंग्रोव क्या है? खारे पौधे हैं जो खुद ही विकसित होते हैं, इनकी जड़ें हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं, इन रूट्स का विकास अपने आप हो जाता है, इनके लिए कोई बीज की आवश्यकता नहीं होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसमें साल्ट का फिल्ट्रेशन हो जाता है, लवणीय पौधे हैं, नमक को सहन कर सकते हैं और ये भीषण लहरों को भी सहन कर जाते हैं, ज्वारीय हो चाहे वो भूकंप के कारण से ही सुनामी आती है समुद्र के अंदर, तो उन समुद्री लहरों को भी झेल जाती हैं, ज्वार भाटा की लहरों को भी झेल जाती हैं और साथ में ही कोस्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए ये फायदेमंद है और इसको रोकना जरूरी है। जो हाल फिलहाल में इनकी कटाई की जा रही है, इससे 30 to 50% मैंग्रोव्स हैं वो हरास हो चुके हैं। इसको बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए जो कि तट को बचाते हैं। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, फिर सेकंड नंबर पर गुजरात में पाए जाते हैं, फिर अंडमान निकोबार में, बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कोस्ट पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया नंबर 1 पर सुंदरवन, नंबर 2 पर गुजरात का है, बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कोस्ट पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा जो कि 2 नदियों के संगम पर है, जहां ब्रह्मपुत्र मिलती है, जहां गंगा मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर, यहां समझ लो ये गंगा मिल रही है और इधर से आकर के ब्रह्मपुत्र मिल रही है, तो आप ये संगम जो स्थल है, इस संगम स्थल को ग्वालंदो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं ना, गंगा जमुना मिलन, तो वो जमुना नॉट यमुना, जमुना है जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र है जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा वो विशाल क्षेत्र जिसको आपने प्रोटेक्टेड करना है, वो बांग्लादेश में 60% है और आपके भारत के अंदर वो 40% है, क्लियर। वेस्ट बंगाल के अंदर सैटेलाइट इमेजरी, सुंदरवन डेल्टा निर्माण फॉर्मेशन कैसे हुआ? नदी के द्वारा हुआ है, चौपाकार डेल्टा का निर्माण हुआ है। इतने प्रकार के डेल्टा होते हैं। एस्चुरीज इज ऑल्सो डेल्टा। संरक्षण स्थिति, तो प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ सुंदरवन डेल्टा 1973 में, ये चीजें याद करने वाली है, बहुत ही अच्छा है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, टाइगर प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने इसको संरक्षित किया। 1987 में 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया। फिर देखो 1989 में भारत की सरकार के द्वारा इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, बड़ा आरक्षित क्षेत्र उसको घोषित किया गया। तो फिर देखो यूनेस्को ने उसको बायोस्फीयर नेटवर्क के अंदर शामिल कर लिया 2001 के अंदर। अब भारत ने जब आप देखो रामसर साइट 2019 में जो ईरान के अंदर है, रामसर स्थान है, उसमें 1973 में एक ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, उसके अंदर क्या किया गया था, सभी जो स्थान है रामसर स्थल है, मतलब वेटलैंड है, उनको संरक्षित किया गया था रामसर जगह की तरह ही, क्योंकि रामसर था उसके अंदर काफी हरास हो रहा था, दलदली क्षेत्र था, बायोडाइवर्सिटी रिच थी, लेकिन उस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं हम, उनको संरक्षित अगर करना है तो बाकी के स्थान जो बचे हैं उनको भी संरक्षित करना है। तो लाइक रामसर, सुंदरवन डेल्टा 2019 में इसको क्या किया गया, घोषित किया गया। तो अगला देखो 2025 में तो FAO के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई है कि इसको कंजर्व किया जाना चाहिए। अब कार्बन सिंक का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन को शोषित कर लेते हैं, कोस्ट को रखते हैं, कोस्ट को बचाते हैं, आजीविका के लिए बढ़ावा देते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, रिच है, और यहाँ पर ये फिल्टर कर देते हैं पानी को,
ओके, सुंदरवन की वर्तमान चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये ह्रास की स्थिति पर है, कोस्टल एरिया का क्षरण हो जाता है जिसके कारण से ये यहाँ पर भूमि का कटाव अधिक होता है और द्वीप है वो जलमग्न हो जाते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि पानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण से कई द्वीपों का जलमग्न होना मीन्स सी फ्लोर का स्प्रेडिंग हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग किसने समझाया था? 1960s में किसने समझाया था? हैरी हैस ने। तो इसी के अनुसार सागर की तली का प्रसार होता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जल क्लाइमेट चेंज में क्या लिखना है आपको? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग लिख लो। ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व भूमंडलीय तापन है, पूरी पृथ्वी का तापमान इसमें बढ़ जाता है। एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन को इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा को, और इसके अंदर ओजोन डिप्लेशन को आप शामिल कर सकते हो जो कि क्लाइमेट चेंज का कारण बनते हैं। लवणता में वृद्धि, इसमें कार्बन उत्सर्जन भी अधिक आता है। लवणता में वृद्धि हो रही है, इसके कारण से कृषि भूमि और मीठे जल है वो क्षेत्र भी इससे प्रभावित होते हैं। वनों की कटाई होने से, आर्थिक अस्थिरता होने से बायोडायवर्सिटी है उसका विनाश हो रहा है। और बांग्लादेश, और सबसे मेन बात ये है कि अगर हमें इनकी समस्या के बारे में पता भी हो चुका है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें समझ में आ चुका है, तो भी बांग्लादेश इस चीजों में साथ नहीं दे रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन सेट नहीं हो पा रहा है, जिससे कि वहां की जो प्लानिंग करते हैं, वहां की हम जो रणनीति प्लान करते हैं, वो स्ट्रेटेजी हमारी अप्रूव नहीं हो पाती, वो अगले वाले की तरफ से वो क्या कहते हैं, हम इसको अप्लाई नहीं हो पाती, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, उसके ऊपर एक्शन अप्लाई नहीं हो पाता। सो इस प्रकार से हमने आज डिस्कस किया सुंदरवन डेल्टा क्या है, सुंदरवन के अलावा मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव कहाँ है, और जो सैम पहल है उसका क्या महत्व है और कब उसको घोषित किया गया है, इन सब के बारे में हमने आज बात की। तो आई होप आप सभी के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत यूजफुल रहेगी। इसी के साथ अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसी के साथ में आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, इसी तरीके के कोई एक न्यू टॉपिक को हम लेकर आएंगे, उसके ऊपर विस्तारित चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.